बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद टीएमसी के नेता पलटी मारने लगे हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से बंगाल की सियासी हवा बदल गई है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करेंगे और अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के चहेते लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है, तो वहीं टीएमसी के नेताओं के घर पर छापे भी पड़ रहे हैं। पहले बंगाल पुलिस जिस मामले को लेकर चुप्पी साधी हुई थी, अब उस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई हो रही है। वहीं ममता बनर्जी के करीबी अफसरों पर भी गाज गिर रही है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालने के बाद ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को कम करवाना, सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई, स्कूलों में वंदे मातरम का गाना अनिवार्य किया। 2021 के चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हत्याओं की फाइलें खोलने के आदेश दिए। गौवंश की हत्या पर 6 महीने की जेल और जुर्माना के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। वहीं कोलकाता के तिलजला में आग लगने की घटना के बाद अवैध इमारतों पर बुलडोजर भी चले। वहीं अवैध बुचरखानों पर भी बुलडोजर चलाने के आदेश दिया। वहीं सीएम शुवेंदु के इन आदेशों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की झलक नजर आई। इसके अलावा शुवेंदु सरकार ने बंगाल में सीबीआई की एंट्री और बॉर्डर पर तारबंदी का रास्ता भी खोल दिया। वहीं बंगाल की नई सरकार ने प्रशासनिक गतिविधियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ों पर कड़ा प्रहार किया है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने राज्य के 3 प्रमुख विभागों के उन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिनकी फाइलें पिछले 4 वर्षों से सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही थी। वहीं लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास को एक आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था। ऐसे में ममता सरकार के दौरान उन्होंने जो भी झोल किए हैं, उस पर जो आरोप लगे हैं, उसको लेकर उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे में अब वो खुलासे कर सकेंगे कि उनके साथ इस मामले में और कौन से लोग शामिल थे और उन्होंने किसे फायदा पहुंचाया। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अभिषेक बनर्जी पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं शुवेंदु सरकार ने एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से बाहर करने का फैसला किया है। सीएम शुवेंदु ने कहा कि मृत व्यक्तियों या अवैध घुसपैठियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। बंगाल सरकार ने संकेत दिया है कि एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें राशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य सामाजिक योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। दर्शकों, बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी लाभ ले रहे थे, फ्री राशन खाकर भारत सरकार को गाली दे रहे थे, लेकिन अब सीएम शुवेंदु ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और अब उनका हुक्का पानी बंद करने की तैयारी है। वहीं आप दर्शक अगर सीएम शुवेंदु के इस फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शुवेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग घुसपैठियों को सरकारी लाभ दिए जाने के सख्त खिलाफ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे बंगाल में टीएमसी नेता अब ममता बनर्जी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, बंगाल की बीजेपी सरकार ने शुक्रवार को आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान कथित लापरवाही और कर्तव्य में चूक के आरोप में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। सीएम शुवेंदु ने कहा कि 3 अधिकारी मामले को लापरवाही पूर्ण तरीके से संभालने में कथित तौर पर शामिल थे। पीड़िता के माता पिता को रिश्वत के रूप में पैसे की पेशकश की गई और अगस्त 2024 में हुए इस जघन्य अपराध के संबंध में एक अनधिकृत संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। राज्य सचिवालय में इस फैसले की घोषणा करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व आयुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच के मद्देनजर निलंबित करने का आदेश दिया गया है। वहीं टीएमसी में साइडलाइन किए जाने के दावों के बीच अभिषेक बनर्जी ने चुनावी नतीजों के बाद पहला वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने चुनाव के नतीजों पर अपनी बात रखी। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी और ताकतवर और मजबूत होकर लौटेगी। गौरतलब हो कि नतीजों के बाद अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी भी हटा दी गई है। अब उन्हें सिर्फ एक सांसद वाली सुरक्षा ही मिलेगी। वहीं टीएमसी के प्रवक्ता रहे रिजू दत्ता लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। शुवेंदु सरकार का जिक्र करते हुए रिजू दत्ता ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी कोई हैरी पॉटर नहीं है जो जादू की छड़ी घुमाकर बंगाल की सारी समस्याएं तुरंत खत्म कर दे।
सरकार को काम करने के लिए थोड़ा समय देना होगा। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने धार भोजशाला मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर माना है। वहीं कोर्ट ने 2003 के एएसआई के आदेश को भी रद्द कर दिया है। दर्शकों, बंगाल में शुवेंदु सरकार बनते ही टीएमसी के नेताओं के तेवर ढीले पड़ रहे हैं और कुछ नेता तो अभी से ही ममता बनर्जी से दूरी बनाने लगे हैं। ममता बनर्जी द्वारा बुलाए गए बैठक से भी अब टीएमसी के कई सांसद गायब रहे। दरअसल हार के बाद टीएमसी के अंदर खाने एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। विवाद की चिंगारी अब ममता बनर्जी के एक फैसले से भड़की है। वो है लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप फिर से कल्याण बनर्जी को बनाया जाना। इस फैसले पर कई महिला सांसदों ने तीखा विरोध किया। इस झगड़े ने पार्टी के अंदर गहरी फूट की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन चर्चा जल्दी ही कल्याण बनर्जी की चीफ व्हिप के तौर पर दोबारा नियुक्ति पर केंद्रित हो गई। इस बैठक में नई प्रमुख सांसदों के न आने की खबरें राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रही हैं। खबरों के मुताबिक देव दीपक अधिकारी, रचना बनर्जी, कोयल मलिक, बाबुल सुप्रियो और अरूप चक्रवर्ती जैसे नेता बैठक में अनुपस्थित रहे। पार्टी का कहना है कि कुछ नेताओं ने पहले से अनुपस्थिति की सूचना दी थी, लेकिन विरोधी गुट इसे नेतृत्व के प्रति नाराजगी का संकेत बता रहे हैं। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के पुराने विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है, जिससे ये डर पैदा हो गया है कि कहीं टीएमसी दो फाड़ न हो जाए। कालीघाट में ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई हालिया बैठक में कई सांसदों का न पहुंचना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दीदी के किले में सब कुछ ठीक नहीं है। टीएमसी के भीतर महिला सांसदों की संख्या काफी अच्छी है, लेकिन कल्याण बनर्जी के नाम पर ये सभी एकजुट होकर विरोध करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई महिला सांसदों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में काम करने में वो असहज महसूस कर रही हैं। महिला सांसदों का आरोप है कि कल्याण बनर्जी का व्यवहार महिला सहकर्मियों के प्रति अक्सर अपमानजनक रहता है। अब ये नाराजगी एक संगठित विद्रोह का रूप लेती चली जा रही है, जिससे पार्टी आलाकमान की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि ये विवाद नया नहीं है। पिछले साल महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच सार्वजनिक रूप से तीखी बहस हुई थी। महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें स्त्री द्वेषी और कुंठा से ग्रसित व्यक्ति करार दिया था। महुआ मोइत्रा ने उस वक्त एक विवादित बयान में कहा था, आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ते क्योंकि इससे आप गंदे होते हैं और सुअर को मजा आता है। इस तल्खी के बाद ही कल्याण बनर्जी को पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब उनकी वापसी ने आग में घी डालने का काम किया है। कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं और जब ममता बनर्जी सीएम थीं तब भी महुआ मोइत्रा ने उनका खुलकर विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हैं। ऐसे में फिर से कल्याण बनर्जी की नियुक्ति के मामले को लेकर टीएमसी के दूसरे महिला सांसद भी विरोध के सुर बुलंद कर चुकी हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि महुआ मोइत्रा और टीएमसी के दूसरे महिला सांसदों का पार्टी से मोह भंग हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडेय काटजू ने एक भड़काऊ ट्वीट करके विवाद खड़ा कर दिया है। काटजू ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, अभिनेत्री राजनेता सयोनी घोष और सांसद सागरिका घोष की तुलना शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ की 3 चुड़ैलों से की है। इसके अलावा एक्स पर की गई एक पोस्ट में उन्होंने संकेत दिया कि ये तीनों टीएमसी के महिला सांसद जल्द ही अपने हरे और नारंगी रंग यानी टीएमसी के रंगों को छोड़कर बीजेपी के भगवा रंग को अपना सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी का चौतरफा विरोध भी हो रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनाव बाद हिंसा मामले की पैरवी करने पहुंची ममता बनर्जी को वकीलों के विरोध और चोर चोर के नारों का भी सामना करना पड़ा। दर्शकों, सयोनी घोष ने काबा और मदीना गाकर पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए जगह जगह वोट मांगे। ममता बनर्जी के बाद टीएमसी से सबसे ज्यादा वही एक्टिव नजर आ रही थी। उनके भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे थे। बीजेपी पर सबसे तीखे हमले भी सयोनी घोष ही कर रही थी, मगर चुनाव नतीजों के बाद वो एकदम से गायब हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनको लेकर तरह तरह के मीम बनने लगे। लोग पूछने लगे कि सयोनी घोष कहाँ है, मगर सयोनी घोष कहीं नजर नहीं आ रही थी। वहीं अब आखिरकार सयोनी घोष सामने आई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ किया है कि वो टीएमसी की मीटिंग अटेंड करने आई थी। वहीं 15 साल की सत्ता के बाद बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी ने वोट लूट के नैरेटिव को हवा देने की रणनीति बनाई है। ममता बनर्जी समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने चुनाव के नतीजों के बाद से ही बयानों में अति सावधानी बरती। उन्होंने बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार जैसे शब्दावली का प्रयोग सीधे तौर पर नहीं किया। सभी ने ममता बनर्जी की लाइन हारे नहीं है, हराया गया है के इर्द गिर्द बयान दिए। इस बीच ममता बनर्जी के आवास पर टीएमसी के बड़े नेताओं की जमघट लगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में ममता बनर्जी ने नेताओं को वोट चोरी के नैरेटिव पर कायम रहने के साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की नसीहत दी।
वहीं बंगाल चुनाव में सयोनी घोष ने मंच से मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना गाकर सुर्खियां बटोरी थी। वहीं उनके भगवान राम को लेकर दिए गए बयान की बीजेपी ने आलोचना की। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि सयोनी घोष के इस गाने ने टीएमसी को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं अब चुनाव में हार के बाद सयोनी घोष भी ममता बनर्जी के वोट चोरी के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही हैं। वहीं ममता बनर्जी के घर पर हुई मीटिंग के बाद टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने कहा कि हम हारे नहीं हैं, बल्कि ममता बनर्जी को हराया गया है। वोट चोरी करके, वोट लूटकर ममता बनर्जी को हराया गया है। 2029 में बंगाल की जनता पूरे देश की जनता और 2031 में पश्चिम बंगाल के माम माटी और मानुष करारा जवाब देगी। लेकिन दर्शकों, सयोनी घोष ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि बीजेपी ने कोई वोट चोरी नहीं की है, बल्कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है। तभी तो सयोनी घोष उम्मीद जता रही है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और 2031 के बंगाल विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। मतलब उनके मुताबिक बंगाल में विपक्ष के रहते हुए बीजेपी ने वोट चोरी कर ली है, तो क्या सत्ता में रहते हुए बीजेपी वोट चोरी नहीं कर पाएगी? अगर विपक्ष में रहते बीजेपी वोट चोरी कर सकती है, जैसा आरोप सयोनी घोष और टीएमसी के लोग लगा रहे हैं, तो बंगाल में सत्ता में रहते हुए बीजेपी के लिए वोट चोरी करना और आसान हो जाना चाहिए। ऐसे में अगर सयोनी घोष अपने वोट चोरी के आरोप पर कायम रहती, तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि हम 2029 का लोकसभा चुनाव और 2031 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि बंगाल में जब विपक्ष में रहते बीजेपी वोट चोरी कर सकती है, तो सत्ता में रहते उसके लिए वोट चोरी करना और आसान हो सकता है। क्योंकि अगली बार के चुनाव में बंगाल पुलिस भी बीजेपी के सरकार के अंदर होगी। लेकिन सयोनी घोष ऐसा नहीं कह रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि वोट चोरी जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये सिर्फ हार के बाद एक बयानबाजी है जो विपक्ष के लोग अक्सर करते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं। अगर वोट चोरी को लेकर कोई सबूत है, तो टीएमसी और विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही हैं? ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव और 2031 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और टीएमसी की जीत की भविष्यवाणी कर सयोनी घोष ने साफ कर दिया है कि उन्हें चुनाव आयोग और ईवीएम पर भरोसा है कि इसी ईवीएम और चुनाव आयोग द्वारा कराए गए आगामी चुनाव में टीएमसी सत्ता में वापसी कर सकती है और बीजेपी की हार हो सकती है। ऐसे में अब अपने ही बयान से सयोनी घोष फंस गई है। दर्शकों, चुनाव जीतते ही सीएम हेमंत बिस्व शर्मा मिशन पर लग गए हैं। असम में यूसीसी की डेट आ गई है, तो वहीं पवन खेड़ा के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर लगाए गए आरोप को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की क्राइम ब्रांच के सामने पेशी हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वहीं कांग्रेस ने असम पुलिस पर पवन खेड़ा का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। दरअसल असम पुलिस ने पवन खेड़ा से 11 घंटे तक पूछताछ की है। वहीं इस पूछताछ पर पवन खेड़ा ने कहा है कि इस मामले में कोई भी चर्चा बाहर नहीं करूंगा। जो सवाल पूछा जा रहा है, मैं लगातार उसका जवाब दे रहा हूं। जितने सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगा। पवन खेड़ा ने आगे ये भी कहा कि एक जांच में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो मुझसे पूछे गए। मुझे जो भी जवाब देना था मैंने दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे 25 तारीख को फिर बुलाया गया है। मैं फिर आऊंगा, क्योंकि हर जिम्मेदार नागरिक को जांच में सहयोग देना चाहिए। वहीं इससे पहले असम पुलिस ने बुधवार को भी गुवाहाटी क्राइम ब्रांच कार्यालय में पवन खेड़ा से 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। ये पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी बुहिया शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़े मामले में की गई। पुलिस अधिकारियों की ओर से लंबी पूछताछ के बाद पवन खेड़ा देर शाम क्राइम ब्रांच कार्यालय से बाहर निकले थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मैं पुलिस के साथ सहयोग कर रहा हूं। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं और आगे भी जांच में सहयोग करता रहूंगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। क्राइम ब्रांच कार्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत में खेड़ा ने कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वो कानून का पालन करेंगे। तो देखा आपने कैसे पवन खेड़ा की अब भाषा बदली सी नजर आ रही है। अब वो जांच के घेरे में है। ऐसे में पुलिस पूछताछ के बाद ये साफ हो जाएगा कि पवन खेड़ा को फर्जी दस्तावेज किसने दिए थे। उसके बाद उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। वहीं अर्थशास्त्री और बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर तीखा हमला बोला है। गौरव वल्लभ ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर लगाए गए आरोपों को झूठा और बेबुनियादी बताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश थी। गौरव वल्लभ ने INAS से कहा कि पवन खेड़ा ने एक गैर राजनीतिक महिला पर झूठे भ्रम फैलाने वाले और आधारहीन आरोप लगाए।
ये पाप करने जैसा है। इसका मकसद लोकतंत्र और संविधान को प्रभावित करना था। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। भारत की न्यायिक व्यवस्था में इस तरह के कृत्य के लिए जो भी सजा तय है वो उन्हें जरूर मिलेगी। वहीं जब गौरव वल्लभ से पूछा गया कि क्या इन आरोपों के पीछे राहुल गांधी का हाथ था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, इसलिए बिना तथ्यों के मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। लेकिन जो भी लोग इसके पीछे होंगे उन्हें भारत की न्यायिक व्यवस्था के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस की राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार असम में चुनाव हार चुकी है और हर बार उसकी सीटें पहले से कम हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में पार्टी का नामो निशान तक नहीं बचा। वहीं पवन खेड़ा से 11 घंटे तक हुई पूछताछ से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि असम पुलिस द्वारा पवन खेड़ा जी को पूछताछ के बहाने घंटों तक हिरासत में रखना सरासर उत्पीड़न है। ये अलोकतांत्रिक और दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेही होना चाहिए। तो देखा आपने कैसे पवन खेड़ा से हो रही पूछताछ से कांग्रेस परेशान नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें